चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द लाइंस, यानी कि यू आर गोइंग टू ड्रा सम सॉर्ट ऑफ द लाइंस टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड या द फील्ड अराउंड अ स्टैटिक चार्ज। अब स्टैटिक चार्ज के अराउंड आप जो है वो फील्ड कैसे जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके हवाले से हम आज पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ये लिख रहा है कि मैं थॉरली चूँकि रीड करूँगा बेटा, क्योंकि ये थ्योरी का टॉपिक है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक पॉजिटिव चार्ज से जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जो है वो जा रहा होता है। ये पॉजिटिव से एलिमिनेट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। ये इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन तो है। ये सेंट्रल प्लेस है। अगर ये दूर से भी होगा तो फिर ये इनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी यूं हो जाएगी, फिर ये यूं होती जाएगी, यानी सर्कुलर फॉर्मेशन में आते जाएंगे। एक्चुअल स्टेट ये है कि पॉजिटिव हर साइड से निकलते हैं, यानी पॉजिटिव से फील्ड लाइंस जो हैं वो 3 डायमेंशन के अंदर जो है वो एलिमिनेट होती हैं और फिर ये घूमते फिरते एट द एंड आपके पास नेगेटिव, और ये नेगेटिव के अंदर भी ये हर साइड से आ रही होती हैं। यानी कि इसको आप ऐसे रखेंगे, ये केस चलेगा इस तरह से कुछ। तो ये एक डायग्रामेटिक स्केच है, इसको हम डिटेल में स्टेप वाइज देख लेते हैं कि कैसे फॉर्मेशन होती है। और ये तो हैं 2 पॉइंट चार्जेस के। P1 आपका पॉजिटिव पॉइंट है ऐसा, जो कि मतलब स्फेरिकल नेचर का जो है वो फील्ड क्रिएट कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज भी एक पॉइंट है जो कि यानी चार्ज है बेसिकली, जो स्फेरिकल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिसीव कर रहा है। यानी इसका जो नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होता है और हम ड्रा करते हैं। ये बाय कन्वेंशन है, ऐसा कोई असूल या कोई नेचर के अंदर ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान हम कोई बाउंड्री या स्केच लाइन ड्रा कर दें। बच्चा रीडिंग करूँगा मैं कि इन दी प्रीवियस सेक्शन जो कि हमने पहले पढ़ा, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम बात करते थे, अगर आप देखें तो याद होगा आपको कि E इज़ इक्वल टू फोर्स, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, E लिख रहा हूँ, ओवर हम चार्ज Q लिखते थे। और अगर मैं इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन दूँ तो फोर्स को हम लिखते थे कि Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, ये आपकी फोर्स होती है, डिवाइडेड बाय Q आ जाएगा, यानी ये वाला। अब ये जनरल अगर हम इन दो Q ही लिखें तो कोई एक Q को क्रॉस कर देंगे तो आपके पास जो चीज़ बनती है वो KQ ओवर R का स्क्वायर जो है ये बच जाता है, राइट। सो इस तरह से जो है ना, ये जो चीज़ आपके पास बच जाती है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक में ये बता रहा है द वेक्टर नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है उसकी हमने वेक्टर नेचर को डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की कोई डायरेक्शन भी होती है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी यूज्ड इन द पिक्टोरियल फॉर्म टू डिस्क्राइब द ओवरऑल इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड अराउंड इट। अब कोई सपोज चार्ज है, जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अराउंड उस चार्ज की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, ये एक पिक्चर की फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्मेशन में कैसे रिप्रेजेंट होगी। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी द लाइंस विच आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दैट पॉइंट चार्ज। सो इसके लिए एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज़ एन इमेजिनरी लाइन। याद रहे कि ये कोई रियल में थोड़ा ही होता है कोई बाउंड्री एग्जिस्ट करके, नो, बल्कि ये एक इमेजिनरी लाइन होती है या कर्व होती है जो कि ड्रॉन की जाती है इन अ रीजन ऑफ एम्प्टी स्पेस। मतलब क्या हुआ कि आप एक स्पेस के अंदर किसी चार्ज को प्लेस करते हैं, यानी इस चार्ज के जो 3 डायमेंशनल स्पेस है आपकी वो सारी की सारी ब्लैंक है, यानी कि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस
जो है वो स्पेस में कहीं कोई मॉडिफाई कर सकें, यानी इसको स्पेसिफाई कर सकें, बल्कि ये 3 डायमेंशनली एक फ्री स्पेस थी। तो उसके अंदर जो है ये एक यानी कि लाइंस को ड्रॉ करने का, जो स्केचिंग को यानी कि रिप्रेजेंट करने का इलेक्ट्रिक फील्ड को जो एक तरीकाकार था, उसको हम क्या कहते हैं, ये यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन हुई। अब हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इंटेंसिटी E, ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वी हैव टू मेंशन द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड एज वेल। सपोज वी हैव द 2 पॉइंट चार्जेस A, B, तो उसमें A से B की तरफ हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, यानी टेंजेंट से मुराद एक सीधी लाइन जो किसी एक पॉइंट पे किसी सर्कल को या कर्व को टच कर रही हो। यानी अगर मैं कहूँ कि इस कर्वी पाथ का ये एक तरह से टेंजेंट होगा, तो ये एक ही पॉइंट है जिस पे ये उसको टच कर रही है। होपफुली कि आपको ये बात समझ आई होगी। तो यानी कि हम उसकी डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए हम कह रहे हैं बेसिकली। और ये थोड़ा सा अगर हम इसकी सच बुक की वर्डिंग को फॉलो अप करें तो इसके अलावा और भी सपोजिशंस दे के हमें इन चीज़ों को क्लियर करेगा। लिख रहा था डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट यानी कि A, B, C और D इज़ द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन थ्रू दैट पॉइंट। क्या मतलब है इस बात का, इसकी मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। जो ऊपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास इसको देखें, ये आपके पास एक फील्ड लाइन आ गई है। अब यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस प्लेस पे, यानी ये तो अब मेरे थोड़ा सा लाइन पे ही वो कर दिया है। ये एक टेंजेंट की फॉर्म में अगर हो कि जिसकी इस जगह पर एक कर्व छोटा सा टच हो रहा हो, तो वो लिख रहा है द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पॉइंट पर, ये जो मैंने पॉइंट आउट की जगह, इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट टू द फील्ड लाइन थ्रू दैट पॉइंट, उसी पॉइंट से होता हुआ एक टेंजेंट खींच लें तो उसकी डायरेक्शन में उसका, यानी कि हम फील्ड की डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं वहाँ पर अगर हम टेंजेंट ले लेते हैं। द डायरेक्शन दैट इज़ अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड एक्सेलरेट इफ़ प्लेस्ड अपॉन द लाइन। क्या मतलब है इस बात का, वो कहता है कि अब हमने टेंजेंट तो ड्रॉ कर लिया है, अब हम डायरेक्शन इसको इस साइड पे लेंगे डायरेक्शन इसकी, या इस साइड पे लेंगे। हमारे पास कोई ये अभी तरीका फाइनल नहीं हुआ। तो वो कह रहा है कि आप एक पॉइंट चार्ज लें, पॉजिटिव चार्ज लें, और पॉजिटिव चार्ज जो है उसको इसके करीब छोड़ दें। ये उस प्लेस पर या तो उसके अवे जाएगा या उसकी तरफ आएगा, यूँ। यानी डायरेक्शन विल बी डिसाइडेड बाय द मूवमेंट ऑफ द एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज दैट हैज़ बीन प्लेस्ड फॉर डिटर्मिनेशन, या जिसको आप टेस्ट चार्ज भी कह रहे होते हैं उसको। इफ़ द प्लेस्ड अपॉन द, यानी कि वो लाइन के ऊपर प्लेस किया जाए, द एरोज इंडिकेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिफरेंट पॉइंट्स। द डायरेक्शन ऑफ दीज arrows is outward for the positive charge and inward for the negative charge। जो मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव से ये रेज निकलेंगी यहाँ से, ठीक है, और ये पॉजिटिव से निकलती हुई किस में जाएंगी, नेगेटिव के अंदर जाएंगी, और ये इनवर्ड होती हैं। ओके, इसके बाद द फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। बच्चे आप अगर ज़रा अपनी बुक के ऊपर देखें तो आपके पास एक फिगर बनी पड़ी है 11.6, बल्कि हम इससे भी प्रीवियस फिगर की तरफ चलते हैं जहाँ पे 11.4 फिगर है जो मैंने ड्रॉ भी की है। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लिखा हुआ है। आप ज़रा आइडेंटिफाई करें कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस जो हैं वो इमर्ज हो रही हैं, ठीक है, और राइट साइड पे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस जा रही हैं, जबकि वैसे ये क्या होती हैं 3 डायमेंशनल होने की वजह से, यानी कि हमें कुछ कर्वी भी नज़र आती हैं। ये जो कर्व्ड स्पेसेस हैं या मतलब लाइंस जा रही हैं, ये भी नेगेटिव की तरफ ही जा रही हैं, और नेगेटिव में कुछ आधी इनविजिबल हैं जो डायरेक्ट इंटर हो रही हैं, बिकॉज दीज रेज या दीज लाइंस आर ड्रॉन फ्राम द फोर्स दैट इज़ कमिंग फ्राम द बैक साइड ऑफ द नेगेटिव चार्ज राइट हेयर। अब इसी तरह अगर आप 2 पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के करीब ले लेते हैं, मींस कि आप लेफ़्ट चार्ज को उसी तरह पॉजिटिव रहने देते हैं और राइट जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है उस जगह पर भी आप कोई पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, फिर क्या होगा। जब ये सीन आप देखते हैं तो आप इन बिटवीन द 2 चार्जेस आप चेक करें, यानी
मैं अगर इसको ड्रॉ करूं तो आपके सामने ये एक पॉजिटिव चार्ज होगा, अच्छा, और दूसरा ये भी एक पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जो इनकी एक दूसरे के लिए जा रही थी लाइंस, वो इस तरह कर्व बैक कर जाएंगी ये, और सेम केस इसके साथ भी होगा। अच्छा, इधर वो फिर उसी तरह निकलेंगी, मतलब इधर रेस की स्ट्रेंथ जो है वो सेम नॉर्मल जैसे पहले होती थी वैसे ही रहेगी, लेकिन इनकी आपस में जो लाइन ज्वाइन कर रही होती है इस जगह पर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर आप नीचे देखते हैं 11.5 फिगर के अंदर बुक के ऊपर, तो वहाँ पे हमने दो जगह पे पॉइंट्स, तीन जगह पे लिए हुए हैं, जिसमें 2-3 पॉइंट्स आपके बिलो हैं, जिसमें ए बी नीचे हैं और सी और डी जो हैं वो ऊपर पॉइंट्स हैं। इन सारों को अगर आप देखते हैं तो ये उसी लाइन के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा किया गया और वहाँ पे ई का वेक्टर लिखा गया, यानी इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी डायरेक्शन हमें फाइंड आउट हो जाती है। तो इसी तरह बेटे अगर हम दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं, यानी कि मैं कहूँ कि आपके पास, एक मिनट है, जो इसको हम यूँ डोनेट करते हैं, अगर ये एक कैपेसिटर है, उसकी प्लेट है, ये दूसरी लाइन है, तो इस टाइम पे ये एक प्लेट जो है वो आपके पास पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो ये जो दूसरी साइड है ये नेगेटिव हो जाती है। सही हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान भी फोर्स ऑफ जो फील्ड लाइंस हैं, या जिसको आप स्ट्रेंथ कहें, वो ऐसे पॉजिटिव से शुरू होगी और नेगेटिव की तरफ आएगी, और उनका एरो भी ऐसे ही बनेगा। ये तो सेंट्रल प्लेस की बात है। जब हम इसी डायग्राम को आउटर साइड पे देखते हैं तो पॉजिटिव का चार्ज इस तरह कर्व्ड फॉर्म में आपको फिगर दे रहा है, यानी कि फील्ड जो है वो इस तरह कर्वी पाथ में आ रहा है नज़र आपको, और ये एंड पे भी बिल्कुल ही ऐसे ही है। यानी अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो प्लेस है इधर भी ये पॉजिटिव शुरू होकर नेगेटिव की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन ये है आपका, यानी कि आप इस कर्वेचर की तरफ कैसे जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कर्वेचर क्यों आ रहा है। एक्चुअली आपका जो लास्ट पार्ट होगा जहाँ पे आपने ये पॉजिटिव चार्ज को रखा हुआ है, तो ये तो 3 डायमेंशनल में जाएगा ना, आउटपुट देगा, और ये 3 डायमेंशनल में से कुछ लाइंस जो हैं वो इस नेगेटिव तक अप्रोच करेंगी, तो ये उसकी वजह से कर्ज है। और सेम केस इधर भी है, इधर ये सारी यानी कि 3 डायमेंशनल में जा रहा है, और कुछ कर्व्स जो हैं वो इस पाथवे को फॉलो करेंगी। अब बाकियों का क्यों नहीं होता, क्वेश्चन तो ये है। तो बाकियों की जो फील्ड लाइंस हैं वो भी 3 डायमेंशनल हैं, लेकिन इतने चार्ज कंसेक्टिवली पड़े हुए हैं एक रो के अंदर कि वो सारों की जो 3 डायमेंशनल बैकवर्ड जो लाइंस ऑफ अट्रैक्शन है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, या फील्ड लाइंस हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन की बजाय वो जो इनर है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। और जहाँ पे ये चीज़ ख़त्म होने लगती है, जिसको मज़ीद चार्ज जो है वो आउटर साइड से, मैं कहूँ इधर से या इधर वाली साइड से कोई अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता, तो उस टाइम पे जो है वो आपको फील होगा कि ये चीज़ें मतलब कर्वी पाथ जो है वो अपना लेंगी। अच्छा, इसके बाद वो लिख रहा है कि 11.6 फिगर शोज़ 2 infinitely large parallel plates separated by a very small distance. The upper plate has a uniform positive charge distribution while the lower plate has the negative one. Okay, ये तो सादी सी बात है जो उसने लिख रखी है। इसके बाद वो लिख रहा है कि if the plates are not infinite length, the field lines at the end plates will be a little bulging out, यानी एक सर्कुलर फॉल फॉर्मेशन देंगी, थोड़ा सा बल्ज आउट हो रही होंगी, थोड़ा सा कर्वी पाथ देंगी एंडिंग प्लेस पे। Not uniform at the end, the field of such as at the end of the plate is called the fringing field. इस फील्ड को, जो ये कर्वी सा पाथ बन रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंजिंग फील्ड कहते हैं, ठीक है, इसका उन्होंने नाम रखा हुआ है। Another interesting property of the field lines can be explained with the help of the diagram figure 11.7. Suppose that we have a charge Q positive is placed near a metal plate
अगर आप कोई एक पॉजिटिव चार्ज Q को एक मेटल प्लेट के पास रख लेते हैं, द पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल plate, resulting in the motion of these charges until some of them reach to the surface and the metal is near to Q positive, where they will be at rest and the electric lines of the force cannot pass through the conductor. क्या मतलब है इस बात का? ये कह रहा है, इसको ज़रा बोर्ड की तरफ हम आके देख लेते हैं कि बेटे अगर सपोज़ करते हैं कि आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज पड़े हुए हैं, ये पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव चार्ज मैं रैंडमली बना रहा हूँ, आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए एक ही चार्ज काफ़ी है। आप इधर एक कोई मेटल रखते हैं, पीस ऑफ मेटल, जो कि मैं इसको फ्लैट फॉर्मेशन में दे रहा हूँ। सो द पीस ऑफ मेटल विल कंटेन अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and these electrons are randomly distributing within the piece of metal. Now we have a property of the unit positive charge that electric field lines will emerge out from the positive and go into the negative one. So in the case where we have placed the negative plate or the metallic plate having the negative electrons in the formation of a pool, the positive charge will attract or will throw their field to the electrons inside the metal piece, and as a result these electrons would be attracted toward that of this positive charge. अब क्या होगा भाई, वो सारे के सारे एक अलाइन बना के यानी कि अलाइनमेंट में आके इस जगह पे खड़े हो जाएंगे। ये जो सब प्लेस जो मैंने उसको सर्कल आउट कर दी, हर जगह पर क्या पड़े होंगे, इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, ये सारे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स को एक बिल्कुल स्ट्रिपिंग वे के अंदर एक पाथ मिल गया हुआ है, ये पाथवे जो है इलेक्ट्रॉन्स का, ये क्या बनाता है, ये इस बात की दलील है एक तरह से या सबूत है इस चीज़ का कि जो आपकी यानी कि पॉजिटिव चार्ज है उससे फील्ड जो है वो इनसाइड द इलेक्ट्रॉन पर इम्पैक्ट डाल रहा है, जिसके ज़रिए असर दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन अलाइंड ऑन द कॉर्नर ऑफ द मेटल पीस। अब वो कहता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ द फोर्स जो हैं ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये मेटल के अंदर घुस जाएं, यानी ये ऐसे नहीं होगा। इसलिए बस ये बाहर तक तो जाके अट्रैक्टिव फोर्स अपनी अप्लाई कर रही होती है, अंदर से इलेक्ट्रॉन भी अलाइन हो जाते हैं, वो एक दूसरे के आसरे बैठे रहेंगे, लेकिन इन लाइंस को ये क्रॉस नहीं करेंगे। होपफुली कि आपको ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। बट इज़ दैट क्लियर? तो फ़ोटो कॉपिंग प्रोसेस को हम ज़ीरोग्राफी कह रहे हैं, यानी ड्राई राइटिंग होती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ड्रम विच इज़ मेड अप ऑफ द एल्यूमिनियम एंड इज़ कोटेड विद द सिलीनियम। ये दोनों ही मेटल्स हैं, एक एल्यूमिनियम लाइट वेट मेटल है और इसके ऊपर कोटिंग की होती है उन्होंने सिलीनियम की। सिलीनियम जो है एक इंसुलेटर है, लेकिन जो एल्यूमिनियम है ये कंडक्टर है। लेकिन सिलीनियम की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है डार्कनेस में, अंधेरे में, लेकिन अगर इस पर लाइट पड़े तो फोटो कंडक्टर हो जाता है, यानी लाइट की प्रेजेंस में ये कंडक्ट करता है। अब क्या होता है कि द ड्रम चार्ज्ड विद द स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अट्रैक्ट द टोनर पार्टिकल। अब ड्रम है उसके पास बहुत सारे टोनर या प्रिंटिंग का ड्राई पार्टिकल जो है उसको अट्रैक्ट करेगा। व्हेन द पेपर इज़ कॉपीड इज़ लेड ऑन द ग्लास प्लेट, जब हम वो कॉपियर मशीन में पेपर रखते हैं ग्लास प्लेट के ऊपर, द डार्क एंड लाइट एरियाज ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस द सेम इमेज ऑन द ड्रम। अब जो अगर आप नज़र आ रहा है आपको 11.8 फिगर के अंदर, तो पेपर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर ए लिखा हुआ है। अब इस ए की राइटिंग का जो है, जब लेंस आगे दरमियान में अगर नीचे देखें तो लेंस पड़ा हुआ है, जब लाइट पड़ती है तो लेंस ऊपर वाली डार्क चीज़ का इमेज नीचे क्रिएट कर देता है। अब वो ड्रम के ऊपर इमेज बन रहा है, तो ड्रम ने ए के डिफरेंट जहाँ जहाँ पे ए आया है यानी डार्क एरिया था, उस जगह पे उसने स्याही या इंक या ड्राई जो है ना वो पाउडर पिक कर लेना है। वो ड्राई पाउडर पिक करके जब रोलिंग करेगा, नीचे से पेज गुजरेगा, तो वो चीज़ उसके ऊपर आ जाएगी, सिंपल है। तो वो जो डार्क एरियाज़ थे ना वो रिटेन रहेंगे क्योंकि वो कंडक्ट नहीं होंगे, और बाकी जो कंडक्टर वाला होगा पोर्शन, सिलीनियम ने बाकी जगह पे भी लाइट पड़ेगी, जो ब्राइट एरियाज़ होंगे वहाँ से स्याही जो है वो ड्रम से उतर जाएगी।
तो एक सिंपल जनरल सा मेथड है। अब पेपर वाला जो है ना, ये तो नहीं देगा आपको कि यार आप ड्रम और ये चीज़ें लिखें। हाँ, एमसीक्यूज़ में कहीं पूछ सकता है कि सेलेनियम जो है वो इंसुलेटर है, फोटो कंडक्टर है, किस असूल पे काम कर रहा होता है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो ड्रम के अंदर चार्जेस की क्रिएशन होती है ना, यानी कि लाइट एरियाज़ को डिस्चार्ज कर देना, डार्क एरियाज़ को चार्ज कर देना, ये जो एस्पेक्ट है बेसिकली, ये एस्पेक्ट आपको इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स से आया है। और यही वजह है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हुए इस कंसेप्ट को डील करते हैं। ओके, इसके बाद लेज़र प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर जो है वो लेज़र लाइट को यूज़ कर रहा होता है। लेज़र प्रिंटर use a laser to produce an image on the photo conducting drum as shown in figure। अब ज़रा देखें, लेज़र इसमें लगी पड़ी है जो कि कंप्यूटर ड्राइवन है, और उसने एक इमेज जनरेट कर दिया है 1 का। 1 जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बाकी कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है अगर आप देखें तो। एज द रिज़ल्ट 1 के अलावा बाकी सारी चीज़ को जो है वो लेज़र कंडक्ट करवा देगी। जो 1 है वो नॉन कंडक्टर होने की वजह से उसके ऊपर जो है वो आपके पास इंक, आप कहें कि चार्ज वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो चिपक जाएंगे, और उसकी वजह से फिर ये क्या होगा फर्दर, मतलब उसके साथ इंक के साथ चिपकेगी और इंक जो है वो पेपर के ऊपर प्रिंट आउट हो जाएगी। तो ये लेज़र प्रिंटर हुआ। एक होता है इंक जेट प्रिंटर। जेट का मतलब क्या होता है बेटा? जेट का मतलब होता है कि दैट इज़ समथिंग इन द लाइक नोज़ल फॉर्मेशन के अंदर कहीं पे फेंकी जाए तो उसको जेट कहते हैं। इंक जेट मीन कि व्हेन वी आर गोइंग टू थ्रो द इंक्स आइदर द कलर और रेड RGB है आपके पास या ब्लैक एंड वाइट सिस्टम है। अगर आप फिगर पे गौर करें 11.10 के अंदर, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग यूनिट लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है। अब अगर आप थोड़ा सा इसका स्केच को गौर से देखें तो इंक जेट नोज़ल है, एक इंक जेट नोज़ल पड़ी हुई है जहाँ से एक धार की शक्ल में, जस्ट लाइक इन द स्ट्रेट फॉलिंग ड्रॉप्स आप कहें कि उसकी शक्ल में एक बीम ऑफ इंक्स जो है वो फॉल ऑन कर रही है पेपर पे डायरेक्टली। दरमियान में लिखा हुआ है पहले पहला जो चार्ज, वो यानी कि नोज़ल जेट के साथ, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यूनिट। यहाँ से ये चार्ज यूनिट कंप्यूटर से फीडेड होता है, तो कुछ हिस्से को चार्ज करेगा और कुछ को डिस्चार्ज करेगा। अब जो डिस्चार्ज जिसको चार्ज करेगा उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, मींस के दैट पोर्शन विल बी चार्ज। जब चार्ज होएगा तो आगे डिफ्लेक्शन प्लेट लगी है, पॉजिटिव प्लेट भी लगी और नेगेटिव प्लेट भी। तो चार्ज पार्ट तो है वो उस स्ट्रीम से हट के राइट साइड पे गटर बना हुआ है, उसके अंदर चला जाएगा। जो अनचार्ज पोर्शन होगा, जिसको चार्ज उसने नहीं किया होगा, वो सीधा सामने जाके पेपर पे हिट करेगा। और यही तरीक़ाकार आपका बेसिकली मतलब यूज़ हो रहा होता है इंक जेट प्रिंटर्स के अंदर। यानी आपकी इंक्स के ड्रॉप्स जो हैं उसको चार्ज किया जाता है और फिर उस पर एक्सटर्नली जो फील्ड लग रहा होता है उसके ज़रिए असर वो या तो पेपर के ऊपर प्रिंट करता है या फिर वो साइड से मतलब अपनी चीज़ों को ज़ाया कर देते हैं। और इसके बाद फिर 11.3 बेटे आपके पास एग्जांपल है। तो हमारा ये टॉपिक आज यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज़ करेंगे।